हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुपम रसायन आईपीओ के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपीओ 12 तारीख को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो अभी हम जानेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, लिस्टिंग गेन इसमें कितना आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसा रहेगा, ये सारे बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। So this company was founded in 1984 in सूरत। तो सूरत में इस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था 1984 में। काफी पुरानी कंपनी आप देख ही सकते हैं। एंड दिस कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी क्लिनिक। तो कस्टम सिंथेसिस का मतलब होता है, कस्टम सिंथेसिस का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल्स बनाना जिनकी पर्टिकुलर इफेक्ट्स हो, यानी जिनका जैसे कोई कंपनी है, उनको कोई एक पर्टिकुलर केमिकल चाहिए जिसका कोई पर्टिकुलर इफेक्ट हो। ठीक है, तो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशलिटी क्लिनिक। तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होता है? ऐसे केमिकल्स जिनको यूज करके कोई दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी ऐसे केमिकल्स बनाती हैं जो दूसरे कंपनीज को जरूरत होती है अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने में। ठीक है, जैसे कि पेस्टिसाइड कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक पेस्टिसाइड कंपनी है, उसको अपना पेस्टिसाइड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल की जरूरत है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अनुपम रसायन को कांटेक्ट करेगी और उनको ऑर्डर देगी कि मुझे इस टाइप का केमिकल चाहिए, हमें ये पर्टिकुलर पेस्टिसाइड बनाना है। तो ये अनुपम रसायन उनके लिए ये पर्टिकुलर केमिकल बना के देगी। ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आता है। सिर्फ एग्रीकल्चरल नहीं, इसमें पर्सनल केयर भी होता है, फार्मा रिलेटेड केमिकल्स भी होता है। जैसे कि मान लीजिए पर्सनल केयर, सपोज नेल पेंट्स। ठीक है, नेल पेंट्स में यूज होने वाले केमिकल्स। ठीक है, तो नेल पेंट की जो कंपनी है, सपोज लॉरियल हो गया या जो भी XYZ कंपनीज हैं जो नेल पेंट्स बनाती हैं, आई डोंट नो वेदर लॉरियल बनाती है या नहीं बनाती, बट जस्ट एक एग्जांपल है कि एक नेल पेंट बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, उसको अपने नेल पेंट बनाने के लिए पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स चाहिए, करेक्ट। और नेल पेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? डाइज हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जो कलर्स उसमें यूज होते हैं, प्लस जो केमिकल उसमें यूज होते हैं बनाने के लिए। तो उन केमिकल्स के लिए वो अनुपम रसायन जो कंपनी है इनको कॉन्टेक्ट करेगी और इनको बोलेगी हमें ये पर्टिकुलर केमिकल्स चाहिए, क्योंकि ये कंपनी उन केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है और उसी को हम स्पेशलिटी केमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है आई होप अभी तक आपको कि अनुपम रसायन किस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल्स का, और कुछ और भी कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती हैं। वो हम बाद में कंपनी पीयर्स एनालिसिस में समझेंगे कि क्या क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं या इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आईपीओ के बारे में जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो आईपीओ ओपन हुआ था 12 मार्च को। ठीक है, आज है 14 मार्च यानी संडे है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक दिन ऑलरेडी इस आईपीओ का हो चुका है। आईपीओ क्लोजिंग डेट है 16 मार्च। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट का आपको पता चलेगा 19 मार्च को। रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे 22 मार्च से, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स हो जाएगा 23 मार्च को। तो 23 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट पे शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉट हुआ होगा तो। और लिस्टिंग डेट है 24 तारीख। तो 24 तारीख को आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। तो ये वो डेट है जिस दिन आप अपना लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। तो बात करें फेस वैल्यू की, तो 10 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड रखा गया है 553 टू 555। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कट ऑफ प्राइस पर ही एप्लीकेशन भरिए जिससे कि आपके अलॉटमेंट चांसेस ज्यादा हो जाएं। मार्केट लॉट है 27 शेयर्स। तो मिनिमम 27 शेयर्स आपको लेना ही है अगर आप आईपीओ भर रहे हैं। तो 1 लॉट इज इक्वल टू 27 शेयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। एनएससी बीएससी दोनों में ही लिस्टिंग होने वाला है। इशू साइज है इक्विटी शेयर्स ऑफ 10, ओके, एग्रीगेटिंग अप टू 760 करोड़। तो 760 करोड़ रुपीस तक ये लोग रेस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ से। तो जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके निकलना चाहते हैं या सिर्फ लिस्टिंग गेन में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी 200-230 के आसपास इसका है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लिस्टिंग डे पे ये आपको 40% तक का लिस्टिंग गेन दे सकता है। साथ ही साथ अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रिटेल कोटा ऑलरेडी 2.58 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और टोटल ओवरऑल 1.29 टाइम्स ये ओवरबॉट हो चुका है ये पर्टिकुलर आईपीओ। तो आने वाले 2 दिन में ये फर्दर अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें हमें देखने को मिल सकता है। एंड इस हिसाब से लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन इसमें भी मिल सकता है।
आगे के वीडियो में मैं कंपनी की डिटेल एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस कंपनी के दो वर्टिकल्स हैं, पहला लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड दूसरा अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स में इनका 95% रेवेन्यू आता है और इस पर्टिकुलर केमिकल्स के अंदर एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर और फार्मा, ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज आते हैं, जिसमें कि 76% रेवेन्यू सिर्फ एग्रोकेमिकल से इनका जनरेट होता है। एग्रोकेमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स में यूज होने वाले जो केमिकल्स जरूरत होते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में या पेस्टिसाइड्स बनाने में, उनको हम एग्रोकेमिकल्स के अंदर रखते हैं। पर्सनल केयर आपको पता ही है, जैसे कि क्रीम हो गए या फेस वॉश वगैरह, जो भी पर्सनल केयर से रिलेटेड चीजें हैं उनमें लगने वाले जो केमिकल्स हैं वो। फार्मा आपको पता है, ठीक है। तो जो 95% रेवेन्यू है वो लाइफ साइंस से ही इस पर्टिकुलर कंपनी का जनरेट हो रहा है और उसमें भी 76% एग्रोकेमिकल्स में जनरेट हो रहा है, ठीक है। अदर स्पेशलिटी केमिकल्स में 5% रेवेन्यू जनरेट होता है और इसमें पिगमेंट्स, डाइज, पॉलीमर एडिटिव्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैन्युफैक्चर करते हैं। पिगमेंट्स मतलब डाइज, कलर्स, ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती हैं अदर स्पेशलिटी केमिकल्स में। बात करें फाइनेंशियल्स की तो ग्लोबल क्लाइंट्स इनका 50+ है, तो 50 से भी ज्यादा इनके पास ग्लोबल क्लाइंट्स है, जिनमें बड़े बड़े कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। सिंजेंटा, सुमिटोमो, यूपीएल, इस तरह की बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में है। एक्सपोर्ट से इनका 65% रेवेन्यू जनरेट होता है और डोमेस्टिक सेल से इनका 35% रेवेन्यू जनरेट होता है। बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनके पास सिर्फ 25 प्रोडक्ट्स थे। 2020 में इनके पास 34 प्रोडक्ट्स हो गए इनके पोर्टफोलियो में और बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2020 इनके पास 41 प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो ये बना रहे हैं वो कंटिन्यूअसली ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में होंगे उतने ज्यादा रेवेन्यू इनके पास आता जाएगा। तो अब नजर डालते हैं इनके रेवेन्यू चार्ट पे। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 341.43 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 19 में ये बढ़ के 501.50, जो कि एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 18 to 19 में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 20 में 528 इनका रेवेन्यू रहा, 28 करोड़ इनका रेवेन्यू रहा और ये बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 19, बट ठीक है, थोड़ा बहुत इन्होंने ग्रो किया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21 में, मतलब हम यहाँ पे 9 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं, मतलब दिसंबर 2020 तक का इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 539.22 है, विच इज अगेन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हम सिर्फ 9 मंथ का देख रहे हैं, अभी इसमें 3 मंथ का और डेटा इंक्लूड होना है जो अभी हमारे पास है नहीं, बट अगर वो डेटा आ जाता है वो भी अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ 2021 के फाइनेंशियल ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू 2020, ठीक है। बात करें प्रॉफिट की तो फाइनेंशियल ईयर 18 में 40 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट रहा है। फाइनेंशियल ईयर 19 में 50 करोड़, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, 40 to 50, 10 करोड़ का ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 में। फाइनेंशियल ईयर 20 में 50 से ये 52.98 हो गया बढ़ के, एंड फाइनेंशियल ईयर 21 मतलब सिर्फ 9 मंथ की हम बात करें दिसंबर 2020 तक तो 48 करोड़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। अगेन ये एक अच्छा फिगर है क्योंकि कोविड का जिस तरीके से चल रहा है उसके हिसाब से अगर कंपनीज आपको प्रॉफिट दिखा रही है, अगर कंपनीज के पास प्रॉफिट आ रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है, आगे इस कंपनी में ग्रोथ के स्कोप्स हैं। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ को अगर कंपेयर करें परसेंटेज में तो फाइनेंशियल ईयर 18 से 19 में ग्रोथ हुआ है 24.46% इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 18 से 19 में 24.46% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है प्रॉफिट में। 19 से 20 में 5.5% का ही ग्रोथ हमें देखने को मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ हमें कम देखने को मिला है। और फाइनेंशियल ईयर 21 में सिर्फ 9 मंथ में ये 12.36% का ग्रोथ हमें दिखा रहा है इन प्रॉफिट। तो ये एक अच्छा फिगर है। 21 में इन्होंने अच्छा किया है काफी, जैसे इन्होंने 18-19 में काफी अच्छा किया था, 20 से 21 में भी अच्छा खासा इनका ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। तो रेवेन्यू चार्ट को तो देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी फाइनल कंक्लूजन में पहुंचने से पहले कुछ और चीजें हैं जिसपे हम थोड़ा नजर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। डेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, जो आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी हैज अ टोटल डेट ऑफ
841.98 करोड़, ऑलमोस्ट 850 करोड़ का डेट है इस कंपनी पे बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, ये 2021 होगा, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा गलत हो गया, दिस इज 21। ठीक है, तो दिसंबर 2020 के एंड तक इस कंपनी के पास 850 करोड़ के आसपास का डेट है। एग्जैक्ट फिगर इज 841.98 करोड़। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ है 824.52 करोड़ और टोटल डेट है 841.98 करोड़। तो डेट नेटवर्थ से ज्यादा है कंपनी का, और इसी से हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हायर हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है 1 से, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। किसी भी कंपनी का डेट उसके नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर ध्यान दें। उसका डेट उसके नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर कंपनी में हमें डेट उसके नेटवर्थ से ज्यादा दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये जो आईपीओ से इनके पास ऑलमोस्ट 760 करोड़ का जो फंड्स रेज हो रहा है, इस पर्टिकुलर फंड्स का ये क्या करने वाले हैं? तो कंपनी ने ऐसा कहा है कि इस टोटल फंड से जो अभी रेज होने वाला है आईपीओ के थ्रू, उसमें से ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 550 करोड़ ये लोग अपना डेट क्लियर करने में यूज करेंगे, और बाकी का जो अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए यूज करेंगे। तो अगर 850 करोड़ में से 550 करोड़ ये लोग क्लियर कर देते हैं अपने डेट्स, तो फिर डेट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। अभी फिलहाल के लिए डेट, ये एक नेगेटिव साइन है कि डेट ज्यादा है, बट अगर ये पोस्ट इशू जो इनके पास पैसा आएगा उसको अगर ये डेट क्लियर करने में यूज कर लेते हैं 550 करोड़ जैसा कि इन्होंने बताया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। बात करें वैल्यूएशन की, तो इंडस्ट्री पीबी है 8.98 और कंपनी पीबी है 5.8। तो ये ठीक है, ये रीजनेबल है। लेकिन अगर बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो इंडस्ट्री पीई है 42.81 बट कंपनी पीई है 69.03, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम कंपनी के बाकी चीजों को ध्यान में रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा डेट है, उन सारी चीजों को देखकर अगर कंपनी की पीई इंडस्ट्री पीई से ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है। बाकी सारी चीजों से पहले एक बार हम पीयर्स पे भी नजर डालते हैं कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या हमें दे रहे हैं, उनकी क्या रिटर्न्स रहे हैं, उस पर एक बार ध्यान देते हैं। तो आप देखेंगे अनुपम रसायन जो आईपीओ अभी आने वाला है, इनका रेवेन्यू है 539.39 इन द फिस्कल ईयर 2020 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इनका 9.62। वहीं अगर आप दूसरे पीयर्स की बात करें तो पीआई इंडस्ट्री जो कि सेम पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है, इनका रेवेन्यू रहा है 7,258 करोड़ एंड इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ रहा है 17.43, जो कि काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अनुपम आईपीओ, एज कंपेयर टू अनुपम रसायन, सॉरी। नवीन फ्लोरिन अगेन दूसरा पीयर है, इसका रेवेन्यू रहा है 1094 करोड़ और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन्होंने दिया है 28.93, जो कि काफी ज्यादा है अनुपम रसायन से। ठीक है, अगेन एक और आप देखेंगे एस्टेक लाइफ साइंसेज, इनका 534 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन्होंने दिया है 19.25, अगेन ये भी ज्यादा है। एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ का जो रेवेन्यू रहा है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ पीआई इंडस्ट्री 7258.46 और इन्होंने रिटर्न दिया है 20.66%, जो कि अगेन अनुपम से काफी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अनुपम रसायन एक तो ओवर वैल्यूड ये लोग अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं और ऊपर से इनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी बाकी सब पीयर से कम है। इसका एक सीधा कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं इनके डेट से। तो कंपनी के पास डेट जितना ज्यादा होगा, कंपनी उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही होगी अपने लेंडर्स को। ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ रही है इस पर्टिकुलर चीज के चलते। तो जब तक ये लोग अपना डेट क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो कंपनी अगर अपने कहे पे ठीक से काम करती है, जैसा इन्होंने बोला है कि हम डेट क्लियर करेंगे, अगर करती है तो हमें नहीं पता है करती है नहीं करती। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है, बट अगर नहीं करेगी तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी अपने डेट क्लियर करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना अभी के लिए ठीक नहीं है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए।
वेट करके देखना चाहिए कि इनका जो प्राइस है उसमें करेक्शन आता है, कितना आता है। अगर आपको प्राइस में करेक्शन दिखता है आने वाले टाइम में तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। बट फिलहाल जब तक इसमें करेक्शन ना आए या जब तक ये लोग अपना डेट क्लियर ना करें तब तक इस कंपनी में कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। वैसे तो पॉजिटिव पॉइंट्स इसके काफी सारे हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बताया, डेट। उसके अलावा मोस्टली चीजें इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव ही हैं। देख लेते हैं क्या है। पहला, 6 मल्टीपर्पज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 4 सूरत में, 1 भरूच में, 1 R&D फैसिलिटी इन सूरत। इनके पास अपना खुद का R&D फैसिलिटी भी है। कंटिन्यूअस एंड फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूअस एंड फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग या फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें बैच मैन्युफैक्चरिंग का मेथड यूज होता था, जिसमें कि एक प्रोडक्ट के पर्टिकुलर बैच कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा प्रोडक्ट उसमें चढ़ाया जाता था। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में क्या है, इसमें आप बैच पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर खत्म हुआ, इंस्टेंटली दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव है प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट, लेस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ नियर टू पोर्ट फैसिलिटी। तो इनके जो पोर्ट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं, सूरत में है, गुजरात भरूच में है, तो पोर्ट के पास है, तो जिस वजह से इनके लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी काफी ज्यादा इनका बचत हो रहा है। देन एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, पुरानी कंपनी है तो मैनेजमेंट भी इनकी काफी एक्सपीरियंस्ड है। नेक्स्ट इज सेक्टर ग्रोथ स्कोप इन इंडिया इज 10% अप्रॉक्स। तो ऐसा अनुमान है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रोथ इंडिया में 10% के रेट से होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोविड से पहले जितनी भी ग्लोबल कंपनीज थे ये मेजरली चाइना से ही अपने केमिकल रॉ मटेरियल्स मंगवाते थे। बट पोस्ट कोविड सिचुएशंस काफी डिफरेंट हो चुकी हैं। लोग चाइना +1 स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं। तो चाइना के साथ एक एड ऑन कंट्री इंडिया उभर के आ रही है, जहां से कंपनीज अपने रॉ मटेरियल्स प्रेफर कर रहे हैं मंगाना। इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के दौरान इंडिया में फार्मा सेक्टर का काफी ज्यादा बूम आया है और केमिकल सेक्टर का भी काफी ज्यादा बूम आया है। ऐसे में आने वाले टाइम में इंडिया एक सेकंड ऑप्शन बन के उभर रहा है रॉ मटेरियल्स के लिए ग्लोबल मार्केट में। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो टोटल डेट 850 करोड़ के अप्रॉक्स है। डेट टू इक्विटी हायर देन 1 है। बिकॉज ऑफ डेट, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज लेस एंड ओवर वैल्यूड IPO। ठीक है, तो ये जो 3 है ये तो डेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो डेट अगर ये लोग क्लियर करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये लोग डेट क्लियर करते हैं जैसा मैंने बताया तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ये स्टॉक है, आप ले सकते हैं। बट अगर ये लोग डेट नहीं क्लियर करते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके प्राइस पे, तो प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने आपको जो नेसेसरी डिटेल्स है इस पर्टिकुलर IPO के बारे में वो मैं आपको दे पाया हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।